हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। और हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। ठीक है, आज का टॉपिक है इसमें मधुमक्खी पालन। तो हम स्टार्ट करते हैं मधुमक्खी पालन। तो देखो, मधुमक्खी जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ के कीट वर्ग के एपोइडिया गण का सदस्य है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मधुमक्खी किस संघ की सदस्य है? आर्थ्रोपोडा। किस वर्ग की? कीट वर्ग की। किस गण की है? एपोडिया गण की सदस्य है। मधुमक्खी पालन के लिए एपिस मेलिफेरा का चयन किया जाता है। मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सबसे अच्छी प्रजाति जो होती है वो एपिस मेलिफेरा होती है। और इसका छत्ता जो होता है वो बड़ा होता है तथा इसमें मधुमक्खियों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। छत्ता बड़ा होता है, मधुमक्खियों की संख्या अधिक होती है, तो इसमें शहद भी जो है अधिक मात्रा में बनता है, यानी कि इनसे शहद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब देखो, छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। नंबर 1 श्रमिक, 2 नर, 3 रानी। श्रमिक मक्खियाँ हजारों की संख्या में होती है, नर मधुमक्खियों की संख्या में कम होती है तथा रानी मधुमक्खी एक ही होती है। और छत्ते पर जो नियंत्रण होता है वो रानी मधुमक्खी का ही होता है। नर मधुमक्खी में बड़ी बड़ी आँखें तथा रानी मधुमक्खी का उधर लंबा होता है। अब पूछ लिया जाता है भाई इनकी पहचान कैसे की जाए, कौन सी नर है, कौन सी रानी है और कौन सी श्रमिक है? तो बड़ी बड़ी आँखों वाले नर होते हैं। कौन सी हैं? नर। और लंबे उधर वाली कौन है? रानी। नर मधुमक्खियाँ गंधयुक्त पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसके कारण छत्ते पर नर व श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते पर रहकर कार्य करती है। नर मक्खियाँ रानी मक्खी को संपूर्ण जीवन काल के लिए शुक्राणु प्रदान करती है। तो नर का क्या कार्य है? नर मधुमक्खी जो होती है वो रानी मधुमक्खी को संपूर्ण जीवन काल के लिए शुक्राणु प्रदान कर देती है। इसके बाद नर मधुमक्खी की छत्ते में कोई उपयोगिता नहीं रहती है, या तो वह स्वतः ही मर जाती है या फिर उन्हें छत्ते से बाहर कर दिया जाता है। रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है। एक होते हैं निषेचित अंडे और दूसरे होते हैं अनिषेचित अंडे। तो पूछ लिया जाता है कि रानी मधुमक्खी कितने प्रकार के अंडे देती है? तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार के। नंबर 1 निषेचित, नंबर 2 अनिषेचित अंडे। निषेचित अंडों से श्रमिक या रानी मक्खियाँ बनती हैं। वे निषेचित अंडे जिनके लार्वा को रॉयल जेली नामक पोषक पदार्थ निरंतर खिलाया जाता है, वे रानी मक्खी में बदल जाते हैं और शेष जो लार्वा होते हैं वो श्रमिक मक्खियों में बदल जाते हैं। अनिषेचित अंडों से नर मक्खियाँ पैदा होती हैं। श्रमिक मक्खियों में विषयुक्त डंक होता है। श्रमिक मक्खियाँ पुष्पों से मकरंद इकट्ठा कर उससे शहद में बदलकर उसे छत्तों में इकट्ठा करती हैं। तो देखो, नर का तो क्या कार्य हुआ? नर जो है वो रानी मक्खी को संपूर्ण जीवन काल के लिए शुक्राणु प्रदान करते हैं। रानी क्या करती है? छत्ते पर नियंत्रण रखती है और जो है मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाने का कार्य करती है। श्रमिक क्या करते हैं? मकरंद जो है पुष्पों से मकरंद एकत्रित कर उससे शहद का निर्माण करते हैं और छत्ते को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शहद एक महत्वपूर्ण औषधीय व परिरक्षक पदार्थ होता है। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, खनिज लवण आदि महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखो, मधुमक्खी पालन के लाभ। मधुमक्खी पालन से दोहरा लाभ होता है। नंबर 1 मधुमक्खियाँ पादपों में परागण क्रिया कराती है, जिससे जो है पादपों की फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 2 मधुमक्खी पालन से शहद और मधुमोम प्राप्त होता है। शहद जो होता है ये उच्च ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है। इसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। शहद का उपयोग परिरक्षक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। मधुमक्खी छत्ते में से शहद के साथ साथ मोम भी प्राप्त होता है। वर्तमान में कृत्रिम छत्ते बनाकर उनमें मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, जिससे शहद प्राप्त किया जाता है। और मोम का उपयोग जो है सौंदर्यवर्धक सामग्री बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है रेशम कीट। ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं रेशम कीट कहलाते हैं। इनकी जाति बॉम्बिक्स मोराई होती है।
तो देखो रेशम कीट क्या है, ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं रेशम कीट कहलाते हैं। इसकी जाति बॉम्बिक्स मोराई। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो भी आपको क्या लिखना होगा, बॉम्बिक्स मोराई। ये शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करते हैं। तो देखो रेशम कीट पालन के लिए किसके बगीचे लगाना आवश्यक है, शहतूत के बगीचे लगाना आवश्यक है, क्योंकि ये शहतूत की पत्ती पर ही वृद्धि करते हैं। ये आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य होता है। तो ये किस संघ का, आर्थ्रोपोडा किस वर्ग का, इंसेक्टा किस गण का, लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य होता है। रेशम का कीट शहतूत की पत्तियों पर छोटे छोटे अंडे देता है। इन अंडों से लार्वा बाहर आ जाता है, ये कैटरपिलर कहलाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैटरपिलर किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं रेशम का कीट शहतूत की पत्तियों पर छोटे छोटे अंडे देता है और अंडों से लार्वा बाहर आ जाता है, तो वो बाहर आया हुआ लार्वा ही क्या है, कैटरपिलर कहलाता है। लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनको रेशम ग्रंथियाँ कहते हैं। जब ये पूर्ण विकसित हो जाती हैं तब इनकी लंबाई लार्वा से 5 गुना हो जाती हैं। रेशम ग्रंथियों से द्रव के रूप में रेशम का स्त्रवण होता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। लार्वा पूर्ण विकसित होने पर 7.5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, तब ये भोजन करना बंद कर देता है। इसके बाद कोकून बनना शुरू हो जाता है। ये अपने चारों ओर रेशम धागे का स्त्राव करके अपने आप को बंद कर लेता है और कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा, कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा जो है वो प्यूपा कहलाता है। मैंने लार्वा, 2 अंडे से जो लार्वा बाहर निकलता है वो तो कैटरपिलर कहलाता है, और कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागे का बना होता है। कोकून का भार लगभग 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसका भीतरी भाग फाइब्रिन का एवं बाहरी भाग सेरिसीन प्रोटीन का बना होता है। रेशम उत्पादन में चीन, जापान व भारत को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त है। यानी पहला स्थान किसका, चीन का, दूसरा किसका, जापान का, और भारत का कौन सा है, तीसरा स्थान है। अब देखो लाख कीट संवर्धन। लाख कीटों की जो है लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को लाख कहते हैं। लाख उत्पादन हेतु लाख कीटों को पालना जो है लाख संवर्धन कहलाता है। इनका वैज्ञानिक नाम, अब लाख का वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है तो आपका आंसर क्या होगा, लेसिपर्लेका। क्या होगा, लेसिपर्लेका। लाख कीट छोटे आकार के रेंगने वाले सल्के कीट होते हैं जो लाख के आवरण में बंद होते हैं। यह आवरण इन कीटों को सुरक्षित रखता है। नर लाख कीट छोटे, नर लाख कीट छोटे व गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निप अवस्था में ही लाख पैदा करते हैं। तो पूछ लिया जाता है भाई नर लाख कीट जो है कैसे रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के। ये किस अवस्था में, VIMP क्वेश्चन है, नर लाख कीट किस अवस्था में लाख उत्पन्न करते हैं, तो आपका आंसर होगा निप अवस्था में लाख उत्पन्न करते हैं। अब देखो मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है तथा अधिक लाख उत्पन्न करती है। ये मुलायम शाखाओं से चिपककर रस को चूसती है तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना शुरू कर देती है। लाख उत्पादन की 2 विधियाँ होती हैं, पूछी जाती हैं। लाख उत्पादन की कितनी विधियाँ, 2। नंबर 1 पुरानी देसी विधि और नंबर 2 आधुनिक विधि। तो पहले लेते हैं पुरानी देसी विधि। ये विधि प्राचीन है। इस विधि का उपयोग आदिवासी करते थे। ये एक अवैज्ञानिक विधि है। इसमें लाख के पौधे को काटकर, लाख के पौधे को क्या किया जाता है, काटकर लाख प्राप्त की जाती है, जिसके कारण लाख के कीट क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इससे जो आगामी फसल होती है, आने वाली फसल होती है, उसको भारी नुकसान होता है। दूसरी विधि कौन सी है, आधुनिक विधि। कौन सी है, आधुनिक विधि। ये एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि से आगामी फसल को अधिक नुकसान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि लाख एक साथ न निकाल कर बारी बारी से निकाली जाती है।
लाख एक साथ नहीं निकाली जाती, इससे लाख बारी बारी से निकाली जाती है। अब देखो लाख का अनुसंधान जो है भारत में जो है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में किया जाता है। रांची बिहार है ये, है ना, बिहार ऐसे बकरी वाला आएगा बिहार, ठीक है, रांची बिहार में किया जाता है। तो पूछ लिया जाता है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा रांची बिहार में स्थित है। लाख उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। तो लाख उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर होगा प्रथम स्थान। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष लाख की 4 फसलें होती हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की लाख फसलें होती हैं, एक रंगीनी फसल व दूसरी जो होती है कुसुमी फसल। रंगीनी फसल भारत में अधिक होती है, ये फसल जो है प्लास, बेर इत्यादि पौधों पर की जाती है, जबकि कुसुमी फसल जो होती है वो कुसुम पौधे पर की जाती है। अब नेक्स्ट है मछली पालन। अगला क्या आ गया, मछली पालन। तो नंबर 1, मछली का मांस प्रोटीन युक्त होता है, उच्च पोषक, आसानी से पचने वाला भोजन होता है। तो मछली के मांस में किस तत्व की अधिकता होती है, प्रोटीन की, ये उच्च पोषक होता है और मछली का मांस जो है वो आसानी से पचने वाला भोजन है। नंबर 2, मछली पालन तालाब व झीलों में किया जाता है। नंबर 3, पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा में सबसे अधिक मछली उद्योग पाए जाते हैं। नंबर 4, समुद्री भोज्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। तो देखो समुद्री भोज्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, तो आपका आंसर होगा 6ठा स्थान है। नंबर 5, मछली उत्पादन हमेशा अलवणीय जल, अलवणीय जल अर्थात जिस जल में लवण नहीं है, और लवण नहीं है तो वो जल कैसा है, मीठा जल है, यानी कि मीठे जल में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मछली उत्पादन की दृष्टि से किस प्रकार का जल उपयोगी होता है, आप लिखोगे अलवणीय जल या कह सकते हो मीठा जल, दोनों में से कुछ भी लिख लेना। नंबर 6, रोहू कतला मरगल, रोहुल कतला मरगल, कामन कार्प आदि मछलियों का उत्पादन किया जाता है। पूछ लिया जाता है मछली की 2 उन्नत नस्लों के नाम, तो आपको लिखना है रोहू कतला मरगल कॉमन कार्प। नंबर 6, चिकनी मिट्टी वाले स्थानों में जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जलाशयों में मछली उत्पादन के लिए उसका तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन व जल प्रवाह उचित होना चाहिए। नेक्स्ट है मछली का भोजन। अब मछली को भोजन में क्या देना चाहिए भाई, तो देखो सुनो, सूक्ष्म जलीय पौधे, सूक्ष्म जलीय जंतु, चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े आदि इसका भोजन है। अब हम पढ़ेंगे पशु पालन। तो देखो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन में दूध उत्पादन का सर्वाधिक योगदान है। दूध उत्पादन के लिए भैंस व गायों को पाला जाता है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, पूछा जाता है तो कौन सा स्थान, प्रथम। पशुपालन किसे कहते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ बन गए भाई। तो पॉइंट नंबर 3 है विश्व में भारत का गाय भैंस पालने में प्रथम स्थान, बकरियों में द्वितीय, भेड़ों की संख्या में तृतीय तथा कुक्कुट यानी मुर्गी पालन में 7वां स्थान है। भाई विश्व में भारत का गाय और भैंस पालन की दृष्टि से तो पहला स्थान है, बकरियों को पालने की दृष्टि से दूसरा है, और भेड़ों की संख्या में तीसरा है, और कुक्कुट या कह सकते हैं मुर्गी पालन में 7वां स्थान है। क्वेश्चन आता है भैंसों की 2 उन्नत नस्लों के नाम, तो देखो VIMP क्वेश्चन है। भैंसों की 2 उन्नत नस्लें जाफराबादी, मुर्रा, सूकी, बदावरी, महसाना, इनमें से कोई 2। गायों की 2 उन्नत नस्लें गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणवी, इनमें से कोई 2। बकरी की नस्लें सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापरी। ऐसे भेड़ों की नस्लें लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी
इनमें से दो। क्वेश्चन पूछ लिया भैंसों की 2 उन्नत नस्लें, गायों की 2 उन्नत नस्लों के नाम, बकरी की 2 उन्नत नस्लों के नाम, भेड़ों की 2 उन्नत नस्लों के नाम लिखिए। या फिर उन्नत नस्ल का नाम देकर पहचान पूछ ली जाती है, किसकी है, भेड़ की है, बकरी की है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। तो देखो भी मुर्गी पालन से हमें अंडे व मांस प्राप्त होते हैं। मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन का मुख्य उत्पाद क्या है? अंडे और मांस। और अंडे और मांस में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। यानी कि मुर्गी के अंडे और मांस में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होती है। पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन। नंबर 2, भारत का अंडा उत्पादन में 5वां स्थान है। नंबर 3, मुर्गियों की अच्छी वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित आवास व पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, भोजन के रूप में मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, जवार आदि दिए जाते हैं। फिर क्वेश्चन देखो पूछा जाता है मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। तो मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग जो है वो रानीखेत रोग है। इसके अलावा चेचक, हैजा आदि हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है जंतुओं का महत्व। तो देखो जंतुओं के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, रंग। कुछ सल्क कीट जो कैक्टस पर रहते हैं उनके सूखे शरीर से टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किए जाते हैं। कुछ सल्क कीट जो कैक्टस पर रहते हैं उनके सूखे शरीर से टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में किया जाता है। तो देखो भाई सल्क कीट कैक्टस पर हैं, सूखे शरीर से कौन से रंग प्राप्त हुए? टैनिन और कोकिनोल। और इस टैनिन और कोकिनोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, सौंदर्य सामग्री बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अपमार्जक। सूक्ष्म जीवाणु व कीट मृत पदार्थों को जो है खाकर प्रकृति की सफाई करते हैं, सड़न व दुर्गंध से बचाते हैं, अतः इनको अपमार्जक कहते हैं। जैसे जीवाणु, दीमक, तिलचट्टा आदि सभी क्या हैं? ये अपमार्जक हैं। ये सभी क्या हैं? अपमार्जक। क्वेश्चन आया था अभी 2020 में इस पर। औषधीय महत्व। कुछ कीट जैसे ब्लिस्टर भृंगों से कैंथ्राराइडिन औषधि प्राप्त होती है। तो देखो कैंथ्राराइडिन औषधि किससे प्राप्त होती है? ब्लिस्टर भृंगों से। ब्लिस्टर भृंगों से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? कैंथ्राराइडिन औषधि प्राप्त होती है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बालों को झड़ने से रोकने में किया जाता है। मधुमक्खियों से प्राप्त शहद का उपयोग जो है अल्सर को ठीक करने में, किसको? अल्सर को ठीक करने में करते हैं। कोचिनील कीटों से प्राप्त कौन सा अम्ल? कार्मिनिल अम्ल का उपयोग कुकर खांसी तथा चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने में किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ब्लिस्टर भृंगों से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? उस औषधि का उपयोग क्या है? फिर देखो कोचिनील कीट से प्राप्त अम्ल का नाम लिखिए और उस अम्ल का उपयोग लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन। तो देखो मांसाहारी मनुष्य मेंढक, छिपकलियों, सांपों, मछलियों आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में परागण तितली, चींटी, मधुमक्खी, भृंग आदि पुष्पी पादपों में परागण की क्रिया कराते हैं, जिससे निषेचन क्रिया होती है और फिर बीज व फल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रवाल व प्रवाल भित्तियाँ। तो देखो एकल या निवही पॉलिप जंतु कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र क्या है इसका? CaCO3 का बना कंकाल स्रावित करते हैं, जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं। तो क्वेश्चन पहला ही बनता है कोरल किसे कहते हैं? एकल या निवही पॉलिप जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल स्रावित करते हैं, जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं। कोरल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जंतु सिलेंटेरा संघ के सदस्य होते हैं। सिलेंटेरा संघ के एंथोजोआ वर्ग के प्राणी होते हैं। संघ तो सिलेंटेरा हो गया और वर्ग क्या हो गया? एंथोजोआ वर्ग के प्राणी होते हैं। निवही पॉलिप जंतु लगातार मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टानों का निर्माण करते हैं और ये चूनेदार चट्टानें जो निर्मित हो चुकी हैं वो प्रवाल भित्तियाँ कहलाती हैं। मोती या मुक्ता संवर्धन। तो देखो भाई मोलस्का संघ के जंतु जो हैं
मुक्त सुक्तियों से सुंदर, आकर्षक तथा मूल्यवान मोती बनाते हैं। नंबर 2, कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उनसे मोती प्राप्त करना मोती या मुक्ता संवर्धन कहलाता है। और यह तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? जापान में शुरू हुई। नंबर 3, मोती मूल्यवान रत्न होता है जो प्राय सफ़ेद, चमकीला, गोलाकार होता है। नंबर 4, मुक्त सुक्तियाँ अपने कवच के नीचे अपनी रक्षा के लिए जो है मोती स्रावित करती हैं। नंबर 5, समुद्री मुक्त सुक्तियों यानी आयस्टर। समुद्री मुक्त सुक्तियाँ कौन सी? आयस्टर से प्राप्त किया जाने वाला लिंगा मोती सबसे उत्तम माना जाता है। तो समुद्री आयस्टर से प्राप्त मोती का नाम लिंगा मोती। लिंगा मोती किससे प्राप्त होता है? समुद्री आयस्टर से प्राप्त होता है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त मोती कम मूल्यवान होते हैं। अब देखो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं यहाँ दिए गए हैं, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न भी यहाँ जो है दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ढूंढने हैं। जिनके आंसर कुछ आंसर्स मैंने लिखे हैं और बोर्ड परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न, विगत बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो है यहाँ दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं। कोई नहीं, कल अपन इनकी वापस से चर्चा करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।